दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूं। दोस्तों, इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास द गाइड, जिसे लिखा है R.K. नारायण ने। दोस्तों, अब तक मैं उपन्यास द गाइड के हिंदी अनुवाद के 7वें अध्याय के पहले भाग का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूं। अब लीजिए सुनिए उपन्यास द गाइड के हिंदी अनुवाद के अध्याय 7वें के दूसरे भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। हम फौरन 28 नंबर के कमरे में चल पड़े। वहां पहुंचकर वह मुझे बैठने की ताकीद कर बगल के कमरे में चली जाती और थोड़ी देर में ही नाच की पोशाक पहन कर निकलती। वह कहती, मैं नाच कर तुम्हें दिखाऊंगी। साजिंदों के बिना बात नहीं बनती। कम से कम पखावज बजाने वाला तो होना ही चाहिए। खैर, उस कुर्सी को कोने में सरका कर तुम बिस्तर पर बैठ जाओ। मुझे नाच के लिए यह जगह चाहिए। वह कमरे के किनारे पर खड़ी होकर धीमे मधुर स्वर में गीत गाती। वह संस्कृत का एक प्राचीन गीत था, जिसमें एक युवक और युवती जमुना के किनारे मिलते हैं। यह नृत्य रचना कितने होमक के साथ शुरू होती, और जब वह अपना पांव कोमलता से उठाकर घुंघरुओं को झंकृत होने देती तो मैं रोमांचित हो जाता। हालांकि मैं नृत्य की बारीकियों से अपरिचित था और गीत के शब्दों का ठीक अर्थ भी नहीं समझता था। फिर भी गीत के साथ उसके अभिनय, नृत्य की लय ताल से मैं झूम उठता। वह बीच में रुक रुक कर समझाती, नारी का अर्थ लड़की है और मणि एक प्रकार के हीरे को कहते हैं। पूरी पंक्ति का अर्थ है, तुमने जो प्रेम का यह उपहार दिया है, इसका भार उठाना मेरे लिए संभव नहीं है। वह अर्थ समझाते हुए हाँफती जाती। उसके माथे और होठों पर पसीने की बूंदें चमक उठती। वह फिर एक दो तोड़े नाच कर समझाती, प्रेमी का अर्थ हमेशा ईश्वर होता है। और फिर वह नृत्य की लय और मुद्राओं की बारीकियां समझाने लगती। उसके थिरकते हुए कदमों की चाप से कमरे का फर्श गूंज उठता। मुझे डर लगता कि शायद नीचे की मंजिल वाले नाच बंद करने के लिए कहेंगे, लेकिन उसे इसकी चिंता नहीं थी। वह किसी बात से नहीं डरती थी। उसके नृत्य से मैं इस रचना की भव्यता, इसकी प्रतीकात्मकता कि एक तरुण देवता किस तरह किशोरावस्था पार करके विवाह में अपनी कामनाओं की पूर्ति पाता है और फिर समय बीतने के साथ वह यौवन से वृद्धावस्था में प्रवेश करता है, फिर भी जल में खिले हुए कमल की तरह उसके हृदय में प्रेम की वह ताजगी बनी रहती है। यह सब कुछ नृत्य की मुद्राओं में देख सका था। वह करीब 1 घंटे तक यह नृत्य करती रही। उसे देखकर मुझे लगा कि पृथ्वी पर शायद इससे सुंदर और सुखकर चीज और नहीं हो सकती। मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि इस नृत्य के दौरान मेरा मन जैसे आनंद की मुक्तावस्था को प्राप्त कर गया था, जहां कोई कलुषित विचार या कामुक भावना प्रवेश नहीं पा सकती। मैं उसे कला और सौंदर्य, एक शुद्ध और अमूर्त वस्तु के रूप में देख रहा था। एकाएक नृत्य बंद करके वह मेरे पास आई और अपने शरीर का सारा भार मेरे ऊपर फेंकती हुई उल्लास भरे स्वर में बोली, कितने प्यारे हो तुम मुझे एक नई जिंदगी दे रहे हो। अगली बार जब हम पहाड़ी पर गए तो हमारी योजना तैयार थी। उसे वहां छोड़कर मैं वापस शहर आने वाला था। वह वहां 2 दिन रहकर एकाकीपन और चिढ़न को बर्दाश्त करेगी और अपने पति से बात करेगी। आगे बढ़ने से पहले यह निहायत जरूरी था कि उसके पति के साथ इस बारे में खुलकर बात कर ली जाए। वह 2 दिन तक बात करेगी, फिर मैं जाकर उन दोनों से मिलूंगा और हम मिलकर उसके भविष्य की रूपरेखा तय करेंगे। अचानक अपने पति के बारे में वह बड़ी आशावान हो गई थी और अक्सर मेरी तरफ झुककर दबे स्वर में कहती थी, ताकि गफूर न सुन सके। मेरा ख्याल है कि वह इस सुझाव पर राजी हो जाएगा या फिर वह अपनी इच्छाओं को व्यक्त करती। वह बुरा आदमी नहीं है, जानते हो। वह सिर्फ उदासीनता का दिखावा कर रहा है। तुम उससे बिल्कुल बात न करना, मैं सारी बात करूंगी। मैं जानती हूं
कि उससे कैसे पेश आना चाहिए। तुम सारा मामला मुझ पर छोड़ दो। पहाड़ी पर पहुंचने तक वह इसी किस्म की बातें करती। ओह, जरा उन पक्षियों को तो देखो, कितने सुंदर रंग हैं। जानते हो, युवती की बाह पर गुदे हुए तोते के बारे में भी एक नृत्य है। किसी वक्त मैं वह तुम्हें दिखाऊंगी। मार्को इतना खुश नजर आ रहा था कि विश्वास नहीं होता था। वह अपनी बीबी से उत्साहपूर्वक मिला। जानती हो, वहां एक तीसरी गुफा भी है। वहां तक एक सुरंग नुमा रास्ता जाता है। मैंने चूने को उखेड़कर देखा। वहां प्रतीकात्मक भाषा में एक भित्ति चित्र पर संगीत की स्वर लिपियां अंकित हैं, 5वीं शताब्दी की शैली में। मुझे ताजुब है कि इतनी सदियों का अंतर कैसे पड़ गया। मार्को ने बरामदे में हमारा स्वागत करते हुए कहा। वह एक कुर्सी खींचकर घाटी की तरफ देख रहा था। उसकी गोद कागजों से भरी थी। उसने अपनी नवीनतम खोज दिखाई। उसकी पत्नी ने आनंदोल्लास से चित्र की तरफ देखकर कहा, संगीत की स्वर लिपियां, कितनी आश्चर्यजनक चीजें हैं। तुम मुझे वह भित्ति चित्र दिखाओगे ना? हाँ, कल सुबह मेरे साथ चलना। मैं तुम्हें उस चित्र के बारे में समझाऊंगा। ओह, यह तो शानदार बात है। रोजी के स्वर में कृत्रिमता थी। मैं उन स्वरों को गाने की कोशिश करूंगी। मुझे शक है कि तुम गा सकोगी। तुम नहीं जानती वह स्वर योजना कितनी कठिन है। लगता है रोजी को जैसे बुखार चढ़ा है। वह मार्को को प्रसन्न करने के लिए उत्सुक थी। यह अच्छा शगुन नहीं था। न जाने क्यों दोनों पक्षों की यह प्रफुल्लता मुझे पसंद नहीं आई। मार्को ने मेरी तरफ मुड़कर पूछा, और राजू, तुम भी मेरी खोज को देखना चाहोगे? जरूर, लेकिन मुझे जल्द से जल्द शहर वापस लौटना है। मैं इन्हें यहाँ पहुँचाने आया था क्योंकि ये बहुत परेशान थी। मैं यह भी पूछने आया था कि आपका काम कैसा चल रहा है और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। बिल्कुल ठीक चल रहा है। वह जोजे बड़ा शानदार आदमी है। मुझे न उसकी सूरत दिखाई देती है, न उसकी आवाज़ सुनाई देती है। फिर भी वह ठीक वक्त पर सारा काम निपटा लेता है। मैं चाहता हूँ सारे काम इसी ढंग से हों। मेरा ख्याल है उसके तलों में जैसे बाल बेरिंग लगे हों, जिन पर वह हर वक्त फिसलता रहता है। ऐसा ही मुझे रोजी को देखकर लगा था जब उसने कमरे में मुझे अपना नृत्य दिखाया था। लगता था जैसे उसके पाँवों की क्षिप्र गति हड्डी, मांस, मज्जा और फर्श और दीवारों के अचल स्वभाव का अतिक्रमण कर रही थी। मार्को ने जोजब की तारीफ जारी रखी। मेरे लिए ऐसी अच्छी जगह और जोजब जैसा वफादार और मुस्तैद आदमी तलाश करके तुमने मेरे ऊपर जो एहसान किया है, उसका शुक्रिया मैं कभी अदा नहीं कर सकता। वह सचमुच एक असाधारण आदमी है। कितने अफसोस की बात है कि वह छोटी सी पहाड़ी पर अपनी क्षमताओं को बर्बाद कर रहा है। आप बड़े कदरदान व्यक्ति हैं, मैंने कहा। मेरा विश्वास है कि वह अपने बारे में आपकी राय सुनकर खुशी से फूल जाएगा। मैंने बिना किसी संकोच के उसको अपनी राय बता दी है। मैंने उसको इस बात की भी दावत दी है कि जब भी उसका मन करे वह मद्रास में मेरे घर आकर रह सकता है। मार्को आज असामान्य रूप से सहृदय और वाचाल हो रहा था। स्वभाव से वह अकेले में या गुफाओं में अंकित भित्ति चित्रों के बीच ही खुश रहता था। मैंने सोचा कि जोजब अगर उसकी पत्नी होता तो मार्को कितना सुखी होता। उसकी बातें सुनते हुए मैं कुछ इस ढंग से सोचने में व्यस्त हो गया। रोजी एक स्नेहशील पत्नी की तरह बोली, मेरा ख्याल है खाने की चीज़ें काफ़ी हैं और सब कुछ ठीक है। अगर दूध हो तो क्या मैं तुम लोगों के लिए काफ़ी बना दूं? वह भागकर अंदर गई और शीघ्र ही लौटकर बोली, हाँ, दूध तो है। मैं तुम सबके लिए काफ़ी बनाकर लाती हूँ। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। मैं आज काफ़ी परेशान था। मेरे मन में कई उद्विग्न करने वाले विचार और अनिश्चितता की एक तीखी भावना उमड़ रही थी। मुझे चिंता हो रही थी कि न जाने वह रोजी से क्या कहेगा, और मैं चाहता था कि वह रोजी को कोई नुकसान न पहुंचाए। साथ ही मेरे मन में यह भय भी उठ रहा था कि अगर वह सचमुच रोजी के प्रति गहरा स्नेह दिखाएगा तो शायद वह मुझसे विमुख न हो जाए। मैं चाहता था कि वह रोजी के प्रति उदार हो, उसके प्रस्तावों और मंसूबों को सहानुभूतिपूर्वक सुने और फिर
उसे देखभाल के लिए मेरे हाथों में छोड़ दे। कितनी आश्चर्यजनक और विपरीत संभावनाओं का योग मैं चाहता था। रोजी जब अंदर काफी तैयार करने में लगी थी, वह मेरे लिए एक कुर्सी खींच लाया। मैं अपना काम हमेशा यहाँ बैठकर करता हूँ, उसने कहा। मुझे लगा जैसे वह अपनी सरपरस्ती से नीचे की घाटी को सम्मानित कर रहा था। उसने एक एल्बम में से कागजों का एक बंडल और कुछ फोटोग्राफ्स निकाले। उसने गुफा के सभी भित्ति चित्रों पर विपुल नोट्स तैयार किए थे। उसने उनका वर्णन करते हुए और उनके रेखाचित्र बनाते हुए पन्ने के पन्ने रंग डाले थे। ये नोट्स काफी अस्पष्ट और दुरूह थे, लेकिन फिर भी मैं दिलचस्पी का अभिनय करते हुए उनको पढ़ता गया। मैं इन भित्ति चित्रों के ऐतिहासिक मूल्यों के बारे में उससे पूछना चाहता था, लेकिन मेरी जबान जैसे बंद हो गई, क्योंकि मैं अनुसंधान के शब्दावली से अपरिचित था। काश मुझे भी ऐसी विशिष्ट शब्दावली सिखाने वाले किसी स्कूल में शिक्षा मिली होती। तब मैं कई प्रकार के लोगों से बराबरी के दर्जे पर बात कर सकता था। अब कोई मेरे अज्ञान पर तरस खाकर रोजी की तरह मुझे सिखाने का कष्ट नहीं उठाएगा। मैं उसकी बातें सुनता गया। वह प्राचीन तिथियों, प्रमाणों, निष्कर्षों और विभिन्न भित्तिचित्रों के विवरणों की चर्चा करता गया। आखिर उसके इस काम का क्या उपयोग था, यह पूछने का साहस मुझ में नहीं हुआ। रोजी जब ट्रे में कॉफी लेकर आई, वह क्षिप्र पगों से जैसे फर्श पर तैरती हुई आई थी, मानो दिखा रही हो कि वह जोजब की चाल का मुकाबला कर सकती है। उस वक्त मार्को ने मुझसे कहा, प्रकाशित होकर सभ्यता के इतिहास के बारे में यह पुस्तक हमारी वर्तमान सभी धारणाओं को बदल देगी। इस स्थान की खोज करने में मैं तुम्हारा कितना आभारी हूं, इसका जिक्र मैं पुस्तक में जरूर करूंगा। 2 दिन बाद मैं फिर वहां गया। मैं दोपहर के वक्त वहां पहुंचा, ऐसे वक्त जब मुझे मालूम था कि मार्को नीचे गुफा में होगा और मुझे रोजी के साथ एकांत में कुछ क्षण गुजारने को मिल जाएंगे। वे लोग बंगले में नहीं थे। जोजे पिछले कमरे में उनके लंच का प्रबंध कर रहा था। उसने कहा, दोनों नीचे गए हैं और अभी तक नहीं लौटे। मैंने वहां की स्थिति भांपने के लिए जोजब के चेहरे की ओर देखा, लेकिन उसका चेहरा भाव शून्य था। मैंने उल्लासित भाव से पूछा, कहो, सब ठीक ठाक है ना जोजब? जी हाँ, सब ठीक है। मार्को तुमसे बहुत खुश है, मैंने उसको प्रसन्न करने के लिए कहा। लेकिन उसने अपनी उदासीनता दिखाते हुए कहा, अगर खुश है तो क्या हुआ, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करता हूं। अपने इस पेशे में कौन मेरी तारीफ करता है और कौन मुझे कोसता है, इसकी मैं परवाह नहीं करता। पिछले महीने यात्रियों का एक गिरोह मेरी पिटाई करने पर तुल गया था, क्योंकि मैंने साफ कह दिया था कि मैं उनके लिए लड़कियां नहीं ला सकता। लेकिन इससे क्या मैं डर गया? मैंने उनको ताकीद की थी कि अगले सुबह ही यह जगह छोड़कर भाग जाए। यह जगह भले लोगों के रहने के लिए है। मैं अपनी ओर से यात्रियों के आराम की भरसक कोशिश करता हूँ। एक घड़ा पानी के लिए यहाँ अक्सर 8 आने लगते हैं और मुझे पहाड़ी के नीचे जाने वाली लारियों के साथ टीन और डिब्बे भेजकर उनके लौटने का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन मेहमानों को इस मुश्किल का पता नहीं चलने देता। उन्हें इसका पता भी नहीं होना चाहिए। उनके लिए पानी का इंतजाम करने का जिम्मा मेरा है और बिल अदा करने का जिम्मा उनका है। मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ और दूसरों को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। इसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मेहमान सोचे कि मैं लड़कियां लाने का दलाल हूं, तो मैं गुस्सा नहीं रोक पाता। बिल्कुल ठीक है, कोई भी ऐसी बात पसंद नहीं करेगा। मैंने उसके एकांत भाषण का सिलसिला तोड़ने के लिए कहा, मेरा ख्याल है कि यह आदमी तुम्हें कतई तंग नहीं करता। नहीं नहीं, यह तो हीरा है, बहुत नेक आदमी है। अगर इसकी बीबी इसको अकेला छोड़ दे तो यह आदमी और भी भला हो जाएगा। बीबी के बिना वह कितना खुश था। तुम उसे यहां लाए ही क्यों? वह तो भयंकर झगड़ालू औरत है। अच्छी बात है, तो मैं उसे पहाड़ी से नीचे ले जाऊंगा और मार्को को एकांत में छोड़ दूंगा, मैंने गुफा की तरफ चलते हुए कहा। मार्को के आने जाने से घास पर पगडंडी चिकनी और सफेद हो गई थी। झाड़ियों के बाद मैं बालू के मैदान को पार कर ही रहा था कि मैंने
उसे सामने से लौटते हुए देखा। वह हमेशा की तरह मोटे कपड़े पहने था और उसका पोर्टफोलियो उसके हाथ में था। उससे कुछ गज पीछे रोजी आ रही थी। उनके चेहरों से मुझे उनके मूड का कुछ पता नहीं चला। हेलो, मैंने उसकी तरफ देखकर प्रफुल्ल स्वर में कहा। उसने नजरें ऊपर उठाई, रुक कर कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर अपने शब्दों को निगल गया। मुझसे बचने के लिए वह एक तरफ खड़ा हो गया और उसने आगे चलना जारी रखा। रोजी उसके पीछे इस तरह चल रही थी मानो नींद में चल रही हो। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा तक नहीं। रोजी के कुछ गज के फासले पर मैं पीछे पीछे चलने लगा और हम कारवां की शक्ल में डाक बंगले के फाटक के भीतर दाखिल हुए। मैंने महसूस किया कि मुझे भी उन्हीं की तरह खामोश रहना चाहिए और उन्हीं की तरह गुपचुप और उदास दिखाई देना चाहिए, तभी मैं उन लोगों में जचूंगा। बरामदे की ऊपरी सीढ़ियों पर पहुंचकर उसने हम दोनों से कहा, तुम दोनों में से किसी को भीतर आने की जरूरत नहीं है। फिर उसने अपने कमरे में जाकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। जोजेब एक प्लेट पोंछता हुआ रसोई घर के दरवाजे में से निकला। उसने कहा, मैं पूछने आया हूं कि खाने के लिए क्या बनेगा। रोजी बिना कुछ कहे बरामदा पार करके मार्को के कमरे की तरफ चली गई और उसने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। वह नितांत मौन मेरे लिए असह्य होता जा रहा था। यह नितांत अप्रत्याशित था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसके जवाब में किस ढंग से पेश आऊं। मेरा अनुमान था कि वह हम लोगों से लड़ाई झगड़ा या बहस करेगा, लेकिन उसके इस व्यवहार ने मुझे बिल्कुल चकित कर दिया। गफूर दांतों के बीच एक तिनका चबाता हुआ आया और पूछने लगा, हम लोग किस वक्त नीचे जा रहे हैं। मैं जानता था कि दरअसल वह सारा नाटक देखने की मंशा से आया था। वह जरूर इस बीच जोजब के साथ गप्पे हाँकता रहा होगा और दोनों ने रोजी के बारे में अपनी जानकारी का आदान प्रदान किया होगा। मैंने कहा, जल्दी क्यों मचा रहे हो गफूर। फिर कटु स्वर में मैंने यह वाक्य भी जोड़ दिया, जबकि तुम यहां रुक कर बढ़िया तमाशा देख सकते हो। उसने मेरे नजदीक आकर कहा, राजू, यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं। आओ हम यहां से चले जाएं। इन दोनों को अकेला रहने दो। जो भी हो, आखिरकार वे पति पत्नी हैं। वे सुलह कर लेंगे। आओ वापस अपने काम पर चले जाओ। तब तुम कितने मस्त और खुश थे। तुम्हें हर चीज में इतनी दिलचस्पी थी। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अगर उस क्षण भी ईश्वर मुझे गफूर की सलाह पर चलने की सद्बुद्धि देता तो मेरे जीवन की दिशा बदल जाती। मुझे रोजी को वहीं छोड़कर वापस चले आना चाहिए था, ताकि वह अपने पति के साथ बैठकर अपनी समस्याएं सुलझा लेती। तब मेरी जिंदगी में आने वाले बहुत से गहरे मोड़ बच जाते। मैंने अपने गुस्से को जाहिर न करते हुए गफूर से कहा, तुम कार के पास इंतजार करो, मैं फिर बताऊंगा। गफूर बड़बड़ाता हुआ चला गया। कुछ देर बाद मैंने गफूर को हार्न बजाते हुए सुना, उसी जल्दबाजी के अंदाज में जिस तरह बस वाले सड़क की टी साप पर खड़े या अपने यात्रियों को बुलाने के लिए बजाते हैं। मैंने इस हार्न पर ध्यान न देने का निश्चय किया। मार्को ने बाहर के बरामदे से निकलकर कहा, ड्राइवर, क्या तुम जाने को तैयार हो। जी हाँ जनाब, गफूर ने उत्तर दिया। अच्छा तो चलो, मार्को ने कहा और वह अपना बंडल उठाकर कार की ओर चल पड़ा। मैंने कमरे की खिड़की के शीशों में से उसे आते देखा। मैं घबरा गया। मैंने हाल पार करके दरवाजे से बाहर निकलना चाहा, लेकिन वह बंद था। मैं जल्द से मुड़कर सीढ़ियों से उतरता हुआ घूमकर गफूर की कार के पास पहुंचा। मार्को तब तक गाड़ी में बैठ चुका था, लेकिन गफूर ने अभी तक इंजन स्टार्ट नहीं किया था और उनके बारे में पूछते हुए उसे डर लग रहा था। इसलिए वह स्विच की चाबी को झूठ मूठ घुमाकर वक्त गुजार रहा था। उसे हार्न बजाने के परिणाम से ताजुब हुआ होगा। ईश्वर जाने उसने क्यों हार्न बजाया था। वह शायद उसकी जांच कर रहा था, या यूं ही उससे खेल रहा था, या फिर सबको बता देना चाहता था कि वक्त बीत रहा है। मैंने साहस करके कार में सिर डालकर मार्को से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं। मैं होटल जा रहा हूं, वहां का हिसाब चुकाने। सो किस लिए, मैंने पूछा। उसने एक तप्त दृष्टि से मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर कहा,
मेरे लिए इसका जवाब देना जरूरी नहीं है। कमरा मैंने लिया था और अब मैं उसका हिसाब चुका रहा हूं, बस। ड्राइवर, तुम सीधे मुझे अपना बिल दे सकते हो। जब पैसे लेने हो अपना रसीद तैयार रखना। क्या और कोई नहीं चल रहा? गफूर ने साहस करके बंगले की ओर देखते हुए पूछा। नहीं, मार्को ने कहा। अगर और कोई चलेगा तो मैं कार से उतर पड़ूंगा। ड्राइवर, मैंने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा। गफूर मेरे मुंह से ड्राइवर का संबोधन सुनकर चौंक गया। यह व्यक्ति जहां भी जाना चाहे इसको ले जाओ और अपने किराए भाड़े का पूरा हिसाब इससे कर लेना, और कल यह कार मेरे लिए ले आना। मेरा अलग से हिसाब रखना। मैं अपनी गुस्ताखी का और भी ज्यादा प्रदर्शन कर सकता था। कह सकता था कि यह कार मैंने अपने बिजनेस के लिए रखी थी, लेकिन मुझे आगे बात बढ़ाने से कोई लाभ नहीं दिखा। वहां खड़े होकर मार्को को देखते हुए मेरे अंदर अनजाने ही एकाएक एक तीव्र भावना जागी और मैंने एक झटके से कार का दरवाजा खोलकर मार्को को बाहर घसीट लिया। मोटे चश्मों और लोहे के टोप के बावजूद वह एक दुर्बल आदमी था। गुफाओं में बहुत ज्यादा वक्त गुजारने से वह कमजोर हो गया था। हैं? क्या तुम मुझे पिटना चाहते हो? वह जोर से चिल्लाया। नहीं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बात करो। मैं तुम्हें इस तरह यहां से नहीं जाने दूंगा। मैंने देखा कि उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थीं। मैं शांत हो गया और मैंने अपने स्वर को कोमल बनाकर कहा, अंदर आकर अपना खाना खाओ और जो तुम्हारे मन में है वह साफ साफ कहो। आओ, पहले हम सारी बातें कर लें, उसके बाद तुम्हारे जी में जो भी आए तुम करना। तुम इस जगह पर अपनी बीवी को अकेला छोड़कर नहीं भाग सकते। मैंने गफूर की ओर देखकर पूछा, तुम्हें जल्दी तो नहीं है? क्यों? नहीं नहीं, आप अपना खाना खा लें जनाब, अभी तो बहुत वक्त है। मैं जोजब से कहता हूं कि वह आपका खाना फौरन लगा दे। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने पहले ही दखल देकर सारी स्थिति काबू में क्यों नहीं कर ली। तुम कौन हो? मार्को ने अचानक पूछा। मुझसे तुम्हारा क्या काम है? बहुत काम है। मैंने तुम्हारी मदद की है। मैंने तुम्हारे काम को अपना काफी वक्त दिया है। पिछले हफ्तों में तुम्हारे वास्ते मैंने काफी जिम्मेदारियां उठाई हैं और मैं तुम्हें इस मिनट से ही बर्खास्त करता हूं। वह चिल्लाया। मुझे अपना बिल दो और यहां से दफा हो जाओ। अपनी उत्तेजित अवस्था में भी वह बिलों की बात नहीं भूलता था। मैंने कहा, हिसाब के मामले में शांत मन से कहीं बैठकर सोचना क्या बेहतर न होगा? मेरा मतलब है, हिसाब जोड़ने के लिए मेरे पास तुम्हारी दी हुई रकम में से कुछ पैसे बाकी हैं। अच्छी बात है, वह गुर्राया। लाओ, सारा हिसाब कर डालें। इसके बाद मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा, लेकिन याद रखो कि इस बंगले के कमरों के दो म्यूट हैं और मैं उनमें से एक को बिल्कुल जायज ढंग से किराए पर ले सकता हूं। इसी समय जोजफ ने सीढ़ियों पर आकर पूछा, क्या रात को आपके लिए डिनर पकाऊं? नहीं, उसने उत्तर दिया। हाँ, मैं शायद डिनर करूंगा, मैंने कहा। और जोजेफ, अगर तुम्हें जल्दी हो तो तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें फिर बुला लूंगा। तुम दूसरा म्यूट खोल दो और उसका किराया मेरे हिसाब में डालना। बहुत अच्छा जनाब, कहकर उसने एक दरवाजे का ताला खोला और मैं मकान मालिक की अकड़ से उसमें दाखिल हुआ। मैंने दरवाजा बंद नहीं किया। यह मेरा कमरा था और दरवाजा खुला छोड़ देना मेरी मर्जी पर था। मैंने खिड़की से बाहर झांककर देखा। पश्चिम से सूरज की किरणें पेड़ों की फुनगियों को स्वर्ण से मंडित कर रही थी। यह अत्यंत मनोहर दृश्य था। मेरी इच्छा हुई कि रोजी भी इसे देख सकती, लेकिन वह अंदर थी। मैं अपने कमरे की लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। मैंने क्या कर डाला था? मेरे सामने आगे का कोई स्पष्ट प्रोग्राम नहीं था। इसमें संदेह नहीं कि मैंने उसे कार से घसीट कर उतार लिया था, लेकिन इससे बात क्या बनी? उसने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया था और मैं अपने कमरे में बैठा था। मैंने अगर उसको जाने दिया होता तो शायद मुझे रोजी को अपने बारे में बात करने के लिए राजी करने का मौका मिल जाता। अब मैंने बीच में दखल देकर सब कुछ चौपट कर डाला था। क्या मैं फिर जाकर गफूर से कहूं कि हार्न बजाओ, जिससे शायद वह आदमी फिर अपने कमरे से निकल पड़े? इस तरह आधा घंटा बीत गया।
बगल के कमरे से किसी हरकत या बातचीत का कोई स्वर नहीं सुनाई दिया। मैं पैर की उंगलियों के बल चलकर बाहर निकला, फिर रसोई घर में गया। जोजप वहां से गायब था। मैंने पतीलों के ढक्कन उठाकर देखा। खाना पका रखा था। लगता था कि किसी ने उसको छुआ तक नहीं था। मुझे उस आदमी के प्रति अचानक बड़ी दया महसूस हुई। रोजी तो अब तक भूख से मिट गई होगी। हर 2 घंटे के बाद कुछ खाने की उसकी आदत थी। होटल में मैं लगातार उसके खाने के लिए ट्रे मंगवाया करता था। हम लोग अगर बाहर सैर पर होते तो मैं रास्ते में रुककर उसके लिए फल या नाश्ते की चीजें खरीदता रहता था। अब तो उस बेचारी लड़की का बुरा हाल होगा, और उस पर आज वह गुफा तक गई और आई थी। उसका विचार मन में उठते ही मुझे सहसा क्रोध आ गया। आखिर वह अपना खाना क्यों नहीं खा सकती थी, या फिर मुझसे सारी स्थिति क्यों नहीं बता सकती थी? बजाय इसके वह इस वक्त गूंगी बहरी बनी कहीं बैठी थी। इस राक्षस ने कहीं उसकी जबान तो नहीं काट ली? मैंने सचमुच डर से घबराकर सोचा। मैंने प्लेटों में खाना परोसा, फिर प्लेटों को ट्रेन में सजाकर मैं उनके दरवाजे की ओर गया। बाहर मैं एक क्षण के लिए हिचकिचाया, सिर्फ एक क्षण के लिए ही, क्योंकि मैं जानता था कि अगर एक क्षण से ज्यादा पसोपेश में पड़ा रहा तो कभी अंदर दाखिल नहीं हो सकूंगा। मैंने पैर से धक्का देकर दरवाजा खोला। रोजी अपने बिस्तर पर आंखें बंद किए पड़ी थी। क्या वह बेहोश थी? मैंने एक क्षण के लिए सोचा। मैंने उसे पहले कभी इतनी दुखी अवस्था में नहीं देखा था। वह अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, मेज पर कोहनियां रखे और मुट्ठियों पर अपनी ठुड्डी टिकाए। मुझे उस पर दया आ गई। मैंने इस कांड के लिए स्वयं अपने को जिम्मेदार ठहराया। मैं इस झगड़े से तटस्थ क्यों नहीं रहा? मैंने ट्रे मार्को के सामने रख दी। लोग आज अपना खाना ही भूल गए। अगर तुम्हें दिमाग पर कोई बोझ है तो इसका यह मतलब तो नहीं कि खाना बर्बाद किया जाए। रोजी ने अपनी आंखें खोली। वे सूजी हुई थी। उसकी आंखें बड़ी और आकर्षक थी, लेकिन इस समय वे कुछ और बड़ी, बाहर निकली हुई और डरी हुई, लाल और उदास लग रही थी। वह उठकर बैठ गई और बोली, तुम हम लोगों के साथ अपना वक्त बर्बाद मत करो। तुम वापस चले जाओ। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। उसकी आवाज मोटी, भर्राई हुई और उखड़ी उखड़ी थी। मैं सच कहती हूं, तुम हमारे साथ मत रहो। आज इस औरत को क्या हो गया? क्या यह भी अपने पति के साथ मिली हुई थी? मुझे निकल जाने का आदेश देने का उसको पूरा अधिकार था। शायद उससे पश्चाताप हो रहा था कि वह लगातार मुझे अपने निकट खींचती रही थी। मैं इसके जवाब में सिर्फ इतना ही कह सका, पहले तुम खाना खा लो। आखिर यह उपवास किस लिए कर रही हो? क्या तुम नीचे नहीं जा रहे हो? मैंने मार्को से पूछा। लेकिन उस आदमी का व्यवहार ऐसा था जैसे वह गूंगा बहरा हो। उसने हम लोगों की बातें सुनी है। उसकी मुद्रा से इसका कोई संकेत नहीं मिला। रोजी ने फिर दोहराया, मैं तुम्हें यहां से जाने के लिए कह रही हूं, सुनते हो? उसके स्वर ने मुझे कमजोर और डरपोक बना दिया। मैंने अस्फुट स्वर में कहा, मेरा मतलब है तुम या शायद वह नीचे शहर जाना चाहता हो। अगर ऐसा हो तो? घृणा से उसकी जीभ ने एक विचित्र आवाज की, क्या तुम्हारी समझ में यह बात नहीं आई? हम लोग चाहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ। मुझे क्रोध आ गया। जो औरत अभी 48 घंटे पहले मेरे आलिंगन में रही थी, वह इस समय मुझ पर रौब छाट रही थी। अनेक अपमानपूर्ण और लांछन भरी बातें मेरे कंठ में मचल रही थीं। लेकिन उस हालत में भी मुझ में इतनी अक्ल बाकी थी कि मैंने अपने शब्दों को निगल लिया, यह सोचकर कि वहां ज्यादा देर खड़ा होना मेरे लिए खतरनाक है। मैं पीठ मोड़कर कार की तरफ बढ़ा और मैंने कहा, गफूर, चलो चलें। सिर्फ एक ही सवारी है? हाँ, मैंने सीट पर बैठकर धम से दरवाजा बंद करते हुए कहा। और वे लोग? मैं नहीं जानता। बाद में तुम उनसे निबट लेना। अगर उनसे बात करने के लिए मुझे दोबारा यहां आना पड़ा तो फिर इस चक्कर का किराया कौन देगा? मैंने अपना माथा पीटते हुए कहा, भले आदमी, फौरन चलो। इन सब मामलों को बाद में आकर निपटाना। गफूर एक दार्शनिक की तरह अपनी सीट में बैठ गया और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैंने इस उम्मीद में पीछे मुड़कर देखा कि शायद वह खिड़की से मेरी तरफ झांक रही होगी, लेकिन मेरी यह खुशकिस्मती कहाँ थी। कार ढलान पर तेजी से चलने लगी।
गफूर ने कहा, अब तुम्हारे परिवार के बड़े बूढ़ों को चाहिए कि तुम्हारे लिए एक दुल्हन ढूंढें। मैं चुप रहा। अंधेरा बढ़ रहा था। उसने कहा, राजू, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं। मेरा ख्याल है कि इस बार तुमने बहुत अक्लमंदी दिखाई है। इसके बाद तुम सुखी रहोगे। आने वाले दिनों में गफूर की भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। मैंने जीवन में इतने दुखदाई दिन कभी नहीं देखे। सभी सामान्य लक्षण तो मौजूद थे ही, यानी न खाने में रुचि थी, न नींद आती थी, न पांव कहीं एक जगह टिकता था, न मन में शांति थी, न बोलने या स्वभाव में मधुरता थी। बस नहीं नहीं नहीं, सब चीजें नहीं थी। एक बार इरादा पक्का करके मैं फिर अपने पेशे में लग गया, लेकिन मुझे हर चीज अवास्तविक लगती थी। मैंने दुकान के लड़के को निकाल दिया और खुद बैठकर चीजें बेचने और उनके दाम वसूल करने लगा। लेकिन हर बार मुझे महसूस होता कि यह मूर्खतापूर्ण काम है। जब ट्रेन आती, मैं प्लेटफार्म पर इधर से उधर चहलकदमी करता। निश्चय ही मैं घुमाने के लिए यात्री तो हमेशा पा सकता था। मैं हर समय रोजी के बारे में सोचता रहा था। उस आदमी ने शायद रोजी को भूखों मार डाला, या उसे पागल बना दिया है, या शेर चीतों के खाने के लिए वह उसे खुले जंगल में छोड़कर भाग गया है। मैंने मन ही मन कहा, मैं एक अनाथ बालक की तरह दिखता था। किसी काम में मेरी दिलचस्पी नहीं थी। माँ ने इसका कारण जानना चाहा। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या तकलीफ है? कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। मेरी माँ मुझे घर पर इतना कम देखने की आदत थी कि उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मैं अक्सर अब कहीं नहीं जाता। लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैं खाता था, सोता था, प्लेटफार्म पर घूमता था और कभी कभी यात्रियों को घुमाने के लिए भी ले जाता था। लेकिन मेरे मन में जरा भी शांति नहीं थी। मेरा मन हर समय उद्विग्न रहता था। यह अशांति स्वाभाविक थी। मैं यह तक न जानता था कि उसका आखिर क्या हुआ और इस मर्मांतक खामोशी और अस्वाभाविक धैर्य का मतलब क्या है। यह बिल्कुल अप्रत्याशित बात हुई थी। मैंने अपने सुखद सपनों की भाषा में सोचा था कि वह अपनी पत्नी को मेरे हाथों में सौंपते हुए कृतज्ञतापूर्वक कहेगा, मुझे खुशी है कि तुम रोजी और उसकी कला की देखभाल करोगे। मैं खुद गुफा के चित्रों का अध्ययन करने के लिए एकांत चाहता हूँ। तुम कितने अच्छे हो। या फिर वह अपनी आस्तीन चढ़ाकर मुझे धक्के मारकर निकाल देगा। इन दो में से एक की स्थिति जरूर आएगी। मैंने यही कल्पना की थी। लेकिन मैंने इस तरह के अनकहे तनाव की बात भी नहीं सोची थी। और फिर यह तो अकल्पनीय था कि रोजी इतने खुखार ढंग से अपने पति का पक्ष लेगी। मैं उसके हृदय की इस कपट चाल से स्तंभित रह गया था। मैं इस पर बार बार मर्माहत होकर सोचता, सारी घटनाओं को मन में दोहराकर उनका अर्थ समझने की कोशिश करता। मैंने जानबूझकर गफूर से इस बारे में चर्चा नहीं की। वह मेरी भावनाओं का कदर करता था, इसलिए उसने भी कभी यह चर्चा नहीं छेड़ी। हालांकि मैं रोज बेसब्री से इस बात का इंतजार करता था कि वह उन लोगों के बारे में कोई खबर सुनाएगा। किसी किसी दिन जब मुझे उसकी कार की जरूरत पड़ती, वह कहीं नजर नहीं आता, तब मैं समझ जाता कि उस दिन वह पीक हाउस गया होगा। मैंने आनंद भवन के करीब जाने से अपने को रोक रखा था। अगर मेरा कोई ग्राहक होटल में ठहरने की इच्छा प्रकट करता तो मैं उसे अब ताज होटल में भेज देता। मुझे उनके बारे में व्यर्थ चिंता नहीं करनी पड़ती थी। मार्को ने कहा था कि वह सीधे उनका हिसाब कर लिया करेगा। इसमें शक नहीं कि इस मामले में वह काफी चौकस है। मैं तो उन लोगों से या खुद गफूर से अपना कमीशन वसूल करने के लिए ही इस तस्वीर में आता था। लेकिन मैं अपना सारा कमीशन छोड़ने को तैयार था। पैसा कमाने का मूड इस वक्त मेरे अंदर नहीं था। मैं अंधकार की जिस दुनिया में डूबा हुआ था, वहां पैसों के लिए कोई जगह नहीं थी। मेरा ख्याल है कहीं कुछ रुपए जरूर पड़े होंगे। मेरी माँ उनसे हमेशा की तरह घर तो चला ही लेगी और दुकान भी अपनी जगह कायम रहेगी। मैं जानता था कि गफूर का हिसाब भी उसने चुका दिया होगा, लेकिन गफूर ने इस बारे में कभी एक शब्द भी नहीं कहा। अच्छा ही हुआ। मैं नहीं चाहता था कि कोई बीते दिनों की याद दिलाए। रोजमर्रा की साधारण जिंदगी से मैं बेहद ऊब और डर गया, क्योंकि मैं शान शौकत की
रोमांटिक जिंदगी का इस बीच आदी हो गया था। धीरे धीरे मुझे यात्रियों को घुमाने का काम बेमानी लगने लगा। मैंने रेलवे स्टेशन पर जाना कम कर दिया। मैं अब खलासी के लड़के को यात्रियों से मिलने के लिए स्टेशन भेज देता था। वह पहले भी इस काम में कुछ अनुभव प्राप्त कर चुका था। बेशक यात्रियों को मेरे भाषणों और वर्णनों से वंचित रहना पड़ता था, लेकिन पिछले दिनों से मेरी बुद्धि भी कुंद हो गई थी और शायद उनको यह लड़का पसंद था, क्योंकि दर्शनीय स्थान देखने के लिए वह भी उन्हीं की तरह उत्सुक रहता था। शायद रेलवे राजू नाम पुकारने पर वह खुद हाँ करने लग गया था। इस तरह कितने दिन बीत गए, सिर्फ 30 दिन, हालांकि मुझे लगा कि बरसों गुजर गए हैं। दोपहर को एक दिन मैं अपने घर के फर्श पर सो रहा था। मेरी नींद गहरी नहीं थी, क्योंकि मैंने नोट किया था कि 4:30 बजे की मद्रास मेल अभी अभी गई है। ट्रेन की छुक छुक जब समाप्त हो गई तो मैंने फिर सोने की कोशिश की। दरअसल ट्रेन के आने के शोर से ही मेरी नींद टूट गई थी। इसी वक्त मेरी माँ ने आकर कहा, तुमसे कोई मिलने आया है। माँ मेरे सवालों की प्रतीक्षा न करके रसोई में चली गई। मैं उठकर दरवाजे तक गया। वहां रोजी खड़ी थी। उसके पांव के पास एक ट्रंक रखा था और उसकी बगल में एक बंडल था। रोजी, तुमने खबर क्यों नहीं की कि तुम यहाँ आ रही हो? अंदर आओ, अंदर आओ। वहां खड़ी क्यों हो? वह तो मेरी माँ थी। मैं उसका ट्रंक उठाकर अंदर ले गया। उसके इस हठात आगमन के बारे में मैं अनेक अनुमान लगा सकता था। मैं उससे कोई सवाल नहीं पूछना चाहता था। मैं कुछ नहीं जानना चाहता था। मैं उसका प्रबंध करने के लिए व्यग्र था। मेरी सूध बूध खो गई थी। मैं चिल्लाया, माँ, यह रोजी है। यह हमारे घर में मेहमान रहेगी। मेरी माँ औपचारिक ढंग से रसोई से निकली। उन्होंने मुस्कुराकर रोजी का स्वागत किया। उस चटाई पर बैठ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? माँ ने स्नेहपूर्ण स्वर में पूछा, लेकिन शायद रोजी नाम सुनकर वे चौंक गईं। वे किसी धार्मिक नाम की आशा करती थी। उन्हें जैसे एक क्षण दुख हुआ, आश्चर्य हुआ। वे किसी रोजी को अपने घर में आतिथ्य कैसे देंगी? मैं खुद बड़े फुहर ढंग से खड़ा था। मैंने सुबह से सेव नहीं किया था और न अपने बालों में ही कंघी की थी। मेरी धोती मैली थी और उसमें सलवटें पड़ी हुई थीं। मेरी बनियान में आगे पीछे कई छेद थे। इन छेदों को छिपाने के लिए मैंने सीने पर दोनों हाथ बांध लिए। मैं कोशिश करके भी कभी इतना फुहड़ नजर नहीं आ सकता था जितना इस वक्त था। मुझे फटी हुई चादर पर शर्म आई। यह उस वक्त से हमारे साथ थी जब यह घर बना था। अंधेरे कमरे की दीवारों और खपरेल की छतें धुएं से काली हो रही थीं। रोजी पर अपनी संपन्नता और आधुनिकता का प्रभाव डालने के लिए मैंने कितनी ही कोशिशें की, पर वे एक क्षण में ही धूल में मिल गईं। अगर उसने महसूस किया कि मैं आमतौर पर ऐसी ही गंदी जिंदगी का आदी हूं, तो ईश्वर जाने उसे कैसा लगेगा। मुझे बहरहाल इतनी खुशी तो थी कि मैं चाहे फटी ही सही, लेकिन एक बनियान तो पहने था। वैसे मैं घर पर नंगे बदन बैठने का आदी था। मेरी माँ छाती के घने बालों पर कभी ध्यान नहीं देती थी, लेकिन रोजी, ओह! माँ रसोई में व्यस्त थी, लेकिन एक मेहमान का स्वागत करने का रस्म अदा करने के लिए वे किसी तरह बाहर निकल आई थी। मेहमान तो मेहमान थी, चाहे वह कोई रोजी ही क्यों न हो। इसलिए माँ आकर चटाई पर बैठ गई। मेहमान से बातचीत करने की खातिर उन्होंने पहला ही सवाल जो पूछा था वह था, तुम्हारे साथ कौन आया है रोजी? रोजी शर्मा गई। वह हिचकिचाई और मेरी ओर देखने लगी। मैं 2 कदम पीछे हट गया ताकि इस फटेहाल स्थिति में वह मुझे साफ साफ न देख सके। मैंने उत्तर दिया, मेरा ख्याल है माँ, रोजी अकेली ही आई है। माँ आश्चर्यचकित रह गई। आजकल की लड़कियां, तुम कितनी हिम्मत वाली हो। अपने दिनों में हम लोग तो किसी को साथ लिए बगैर सड़क के किनारे तक नहीं निकलते थे, और मैं सारी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बाजार गई थी। तब राजू के बाप जिंदा थे। रोजी आंखें झपकाती हुई चुपचाप सुनती रही। उसकी समझ में नहीं आया कि वह इन भावनाओं का क्या उत्तर दे। उसने आंखें फाड़कर और भौंहें उठाकर देखा। मेरी नज़र उस पर गड़ी हुई थी। वह कुछ पीली और परेशान दिख रही थी, लेकिन उस दिन की तरह सूजी हुई आंखों और कठोर स्वभाव वाली चंडिका नहीं। उसका स्वर हमेशा की तरह मधुर था। वह पहले से कुछ कमजोर हो गई थी, लेकिन लगता था जैसे उसे किसी बात की भी चिंता नहीं थी।
माँ ने कहा, पानी उबल रहा है, मैं तुम्हें कॉफ़ी बनाकर देती हूँ। तुम्हें कॉफ़ी पसंद है ना? मुझे खुशी हुई कि बातचीत अब इस आत्मीय स्तर पर आ गई है। मैंने मन में कामना की कि माँ सवाल पूछने के बजाय सिर्फ अपने बारे में बातें करेंगी, लेकिन ऐसा होना नहीं था। उन्होंने आगे पूछा, तुम कहाँ की रहने वाली हो? मद्रास की, मैंने तुरंत जवाब दिया। यहाँ क्यों आई हो? यहाँ कुछ मित्रों से मिलने आई है। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? नहीं, मैंने फौरन कहा। माँ ने तीर की तरह मेरे ऊपर दृष्टि फेंकी। यह दृष्टि अर्थपूर्ण थी। फिर अपने मेहमान की ओर स्नेहपूर्ण देखकर उन्होंने कहा, क्या तुम्हें तमिल भाषा नहीं आती? मैं जानता था कि अब मुझे चुप रहना चाहिए। मैंने रोजी को ही तमिल में इसका उत्तर देने दिया। हाँ, आती है। घर पर हम लोग तमिल ही बोलते हैं। तुम्हारे घर में और कौन लोग हैं? मेरे चाचा चाची और। वह धीरे धीरे बता रही थी कि माँ एक और भयंकर सवाल कर बैठी, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? रोजी के लिए यह एक भयंकर सवाल था। वह सिर्फ अपनी माँ को ही जानती थी और हमेशा अपनी माँ का ही जिक्र करती थी। मैंने कभी उससे उसके बाप के बारे में नहीं पूछा था। रोजी एक क्षण तक खामोश रही, फिर बोली, मेरे पिता अब नहीं रहे। मेरी माँ का हृदय सहानुभूति से द्रवित हो गया। वे आर्द्र स्वर में बोली, बेचारी न बाप है न माँ। तुम्हारे चाचा जरूर तुम्हारी देखभाल करते होंगे। क्या तुम बीए पास हो? हाँ, मैंने गलती सुधारते हुए कहा। रोजी एमए पास है। वाह वाह, बड़ी बहादुर लड़की हो। तब तो तुम्हें दुनिया में किसी बात की कमी नहीं है। तुम हमारी तरह अनपढ़ औरत नहीं हो। तुम कहीं भी अपना रास्ता बना सकती हो। तुम खुद अपनी रेलवे टिकट खरीद सकती हो। अगर कोई तंग करे तो पुलिस वाले को बुला सकती हो और अपने पैसे खुद संभाल के रख सकती हो। तुम क्या करना चाहती हो? क्या सरकारी नौकरी करके अपनी जीविका खुद कमाओगी? बड़ी बहादुर लड़की हो। माँ रोजी से बहुत प्रभावित हुई। वे उठकर गईं और उसके लिए कॉफ़ी का गिलास ले आई। रोजी ने कृतज्ञतापूर्वक कॉफ़ी पी। मैं सोच रहा था कि किस तरह वहाँ से निकल भागूं और ठीक से कपड़े बदल कर आऊं, लेकिन वहाँ से निकलने का कोई मौका नहीं था। मेरे पिता की भवन निर्माण कला इससे आगे नहीं बढ़ी थी कि उन्होंने कुल का एक बड़ा सा कमरा और एक रसोई ही बनवाई थी। यह ठीक है कि बाहर एक चबूतरा था जिस पर अक्सर मेहमान और मर्द लोग बैठा करते थे, लेकिन मैं रोजी से किस तरह कह सकता था कि वहां जाकर बैठे? वह खुला सार्वजनिक स्थान था और दुकान पर काम करने वाला लड़का और उसके दोस्त जमा होकर उसे घूरेंगे और उससे पूछेंगे कि उसकी शादी हो गई है या नहीं। मैं बड़ी कठिनाई में पड़ गया। हम सब तो एक ही कमरे में रहने के आदी थे और हमें इसमें कभी कोई बुराई नज़र नहीं आई थी। हमें इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं महसूस हुई थी। मेरे बाप दुकान पर रहते थे, मैं पेड़ के नीचे खेलता रहता था और मर्द मेहमान आकर बाहर के चबूतरे पर बैठते थे। अंदर का कमरा माँ या उनसे मिलने के लिए आने वाली स्त्रियों के लिए रहता था। रात को सोने के लिए ही हम लोग कमरे में जाते थे। अगर मौसम ज़्यादा गर्म हो तो हम लोग चबूतरे पर ही सोते थे। वह बड़ा कमरा अंदर जाने का रास्ता भी था। बैठक, कपड़े बदलने और पढ़ने का कमरा भी था। मेरे सेव का शीशा वहाँ एक कील पर टंगा था। नहाने के लिए मैं अंदर आंगन की एक खुली छत वाले स्नान गृह में जाता था, जहाँ कुएं से बाल्टी भरकर मैं सर पर डाल लेता था। मैं नहा धोकर और कपड़े बदल कर तैयार होने के बीच कभी अंदर आता, कभी बाहर जाता, और माँ तब तक या तो रसोई में व्यस्त रहती या कमरे में बैठी रहती। हम इन कार्यों के बीच एक दूसरे की मौजूदगी के अभ्यस्त हो गए थे और इसमें शर्म या संकोच का सवाल नहीं उठता था। लेकिन अब रोजी के सामने माँ ने मेरी कठिनाई को भांपकर लड़की से कहा, मैं पानी भरने के लिए कुएं तक जा रही हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? तुम तो शहर की लड़की हो, तुम्हें हम गांव वालों की जिंदगी भी देखनी समझनी चाहिए। रोजी चुपचाप उठकर माँ के पीछे चल दी। मैं दिल में मनाता रहा कि वहाँ माँ फिर उससे टेढ़े सवाल न करे। खैर, उनके जाते ही मैं व्यस्त हो गया, इधर से उधर अपनी तैयारी में भागता फिरा। जल्दी से मैंने दाढ़ी छीली, एक जगह काट भी ली, फिर नहाया, कंघी की और साफ धुले हुए कपड़े पहनकर तैयार हुआ। वे लोग जब लौट कर आईं, उस वक्त तक मैं पृथ्वी की राजकुमारी की नज़रों के आगे पढ़ने के काबिल हो गया था। मैं बाहर दुकान में गया और लड़के से कहा कि जाकर गफूर को बुला लाए।
दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास द गाइड के 7वें अध्याय के दूसरे भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। दोस्तों, उपन्यास के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।